चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है लाइट। फिजिक्स क्लास 10th का टॉपिक है हमारा। और जैसा कि बहुत पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं। तरह तरह की जो एनर्जीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जहां से सीधी सीधी बात है कि अगर हम लाइट भी पढ़ रहे हैं और फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये एक तरह की एनर्जी है ना। काफी सिंपल सी चीज है। लेकिन ये वाली एनर्जी किस काम आती है, मेन सवाल है ना। लाइट इज अ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। इसका जो मेन डेफिनेशन है वो है, लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें चीजों को देखने में मदद करती है। एक और बात बताऊंगा तुम्हें एनर्जी के बारे में, है ना। दुनिया दो चीजों से मिलकर बनी है, इसके बारे में हम काफी पहले बात कर चुके थे, जो कि साइंस की स्टडी का हिस्सा होता है ना। साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं दुनिया के बारे में, और दुनिया को पढ़ने के लिए हम उसको क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है। एक हिस्सा होता है एनर्जी, एक हिस्सा होता है मैटर, ठीक है। मैटर के आगे दो और हिस्से निकल आते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। एनर्जी और मैटर दो चीजों की बात करेंगे। मैटर एक ऐसी चीज है जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तरह तरह से उसके साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये समझ में आता है। एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ठीक है ना। और ये महसूस करने के लिए ऊपर वाले ने इंसान को कुछ चीजें दी हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स। अब सवाल आता है लाइट पे। या तो तरह तरह की एनर्जी को देख सकते हो, लेकिन लाइट की अगर बात करें तो इसके लिए जो सेंस ऑर्गन हमें दिया गया है वो है आंखें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, मजाक मजाक में मैं, है ना। अपन टॉपिक के अंदर से रहते हुए बात करके निकल आ रहे हैं, लेकिन लाइट को अगर सच में लाइट की कीमत महसूस करनी है, फिर से एक वही बात आ गई। एक दिन मैंने शब्द इस्तेमाल किया था, फॉर ग्रांटेड। हम कुछ चीजों को ऐसे लेते हैं जैसे वो हमें फ्री में मिली हुई है, हमेशा से हमारे पास ही है। उस इंसान से लाइट की कीमत पूछ सकते हो जिसकी आंखें नहीं है, अंधा इंसान। एंड यहीं से चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैं तुम्हें बोलूंगा कि मरने के बाद आंखें जरूर डोनेट करना। आई एम गोइंग टू डू इट। तुम में से भी जिसका दिल है बिल्कुल कि है ना, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी आंखें जिंदा रहे और ये खूबसूरत दुनिया देखती रहे, तो आंखें जरूर डोनेट करना। अब घुस चलते हैं चैप्टर के अंदर जल्दी से। तो लाइट एक ऐसा एनर्जी का प्रकार जो हमें चीजों को देखने में मदद करता है। इस पर भी हम थोड़ी देर में और बात करने वाले हैं। लेकिन लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसे महसूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, आंखें, ठीक है। अभी जो मेन चैप्टर की बातें हैं वो हमें डिस्कस करनी है, जो है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं फिर से, है ना, लेकिन एनर्जी और मैटर से अलग। अब हम लाइट की नजर से देख रहे हैं, साइंस की नजर से नहीं, लाइट की नजर से। लाइट की नजर से दो तरह की चीजें हैं, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, ध्यान से सुनना, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर सकता है उसे बोलते हैं ल्यूमिनस, और जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता उसे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। ठीक है। तो लाइट के बारे में मैंने जो अभी इंफॉर्मेशन दी कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है चीजों को, और सेकंड पॉइंट मैंने बोला ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बारे में। इन दोनों में कनेक्शन है, उस पर बात करते हैं। पहले ल्यूमिनस के एग्जांपल ले लेते हैं। ल्यूमिनस के एग्जांपल क्या है, तो सबसे बड़ा एग्जांपल बता सकता है कोई ल्यूमिनस का सबसे बड़ा एग्जांपल? गलत है, लाइट नहीं, ट्यूबलाइट। सबसे बड़ा एग्जांपल सन, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और उसी की वजह से तो लाइट वाइट में लाइट है। बेसिकली तुम्हारी ट्यूबलाइट में अगर लाइट है तो ध्यान से सुन लेना, इसके पीछे सन की लाइट और हीट जिम्मेदार है, ठीक है ना। करेंगे इस पर बात आगे। तो अभी पहले आते हैं वापस मेन मुद्दे पे, क्या कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट जो है वो वैसे भी सन है। तो लाइट का जो अल्टीमेट या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में जो टॉप पे आना चाहिए वो कौन है, सन। इसके बाद हम और क्या ले सकते हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब, और नए एग्जांपल्स में जाए तो कैंडल एक डिफरेंट एग्जांपल है। ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। नॉन ल्यूमिनस में एक बड़ा एग्जांपल बताओ कोई, बहुत बड़ा एग्जांपल नॉन ल्यूमिनस का। नॉन ल्यूमिनस में आएगा मून, क्योंकि मून अपनी लाइट नहीं दिखाता है, अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। मून की लाइट क्या होती है, सन की लाइट का रिफ्लेक्शन होती है। और यही इसी बात को समझाने के लिए मैंने ये दो बातें मिलाई, लाइट की डेफिनेशन एंड ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अलग से लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आप किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को ही देखना चाहते हो तो आपको किसी और लाइट सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको एक लाइट सोर्स यानी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पहले चाहिए होगा। समझ में आ गई? ये बहुत बहुत क्लियर गैप बिटवीन ल्यूमिनस है ना। हाँ, बेसिकली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से टकरा के जो लाइट उस ऑब्जेक्ट पे जाएगी नॉन ल्यूमिनस से, और फिर वो जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगी,
है ना, रिफ्लेक्शन भी किसका, मैं तुम जो बोल रहे हो काफी हद तक बहुत क्लोज है, पर चीजों को समझना। लाइट पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलेगी और एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, फॉर एन एग्जांपल चेयर पे जाएगी। अभी भी अगर तुम किसी रूम में बैठे हुए हो, आसपास कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऑब्जेक्ट, चेयर है ना, एनीथिंग, तो तुम उस चेयर को या किसी और ऑब्जेक्ट को इसीलिए देख पा रहे हो क्योंकि मेनली ट्यूबलाइट या बल्ब से लाइट आ रही होगी, उस ऑब्जेक्ट पे टकरा रही होगी और उस ऑब्जेक्ट से टकरा के तुम्हारी आंखों में जा रही होगी। तो तुम्हारी आंखें क्या देख रही हैं? तुम्हारी आंखें बेसिकली उस चेयर को नहीं देख रही है, उस चेयर से आने वाली लाइट को रिसीव कर रही है, ना कि देख रही है। उस रिसीव की हुई लाइट को एक पॉइंट पे मिला के उसकी इमेज बना रही है, जो हमारे आने वाले टॉपिक का, आने वाले चैप्टर का मेन टॉपिक होने वाला है, इमेज फॉर्मेशन। तो एक एक करके समेटते चलना चीजों को, लेकिन पहले बेसिक्स को बहुत अच्छे से पकड़ लो। मून बिना लाइट के भी दिखाई दे जाता है, ये इसीलिए क्योंकि वो रेगुलरली सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और रोज उसका जो अलग अलग हिस्सा दिखाई देता है। ये क्यों है? क्योंकि वो सन की लाइट को पूरा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, या बेसिकली सन की लाइट उस पूरे मून पे नहीं पड़ रही है, वो एक सर्टेन पार्ट पर पड़ रही है, तो उतना ही दिख रहा है। और ये क्लियर प्रूफ है कि लाइट के बिना हम किसी चीज को नहीं देख सकते, या उतना ही देख सकते हैं जितने हिस्से पे लाइट पड़ रही है। तो ये, और मून बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे आसपास जो लाइट है वो स्कैटर कर जाती है। मून के केस में लाइट जितनी पड़ रही है उतनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज अर्थ उसके बीच में आ जाती है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट एक बहुत अच्छा प्रूफ मिलता है हमें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाने के पीछे कोई ल्यूमिनस जिम्मेदार होता है इसका मून से, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया डेफिनेशन और डिफरेंशिएशन हो गया होगा ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बीच में। अब आते हैं लाइट के बारे में वापस, है ना। तो लाइट, पहली बात अब जो लाइट के बारे में सबसे अमेजिंग है वो ये कि लाइट सबसे लेटेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। गेट माय पॉइंट? लाइट इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसपे साइंस ने बात करनी शुरू की है, ठीक है ना। सबसे पहली एनर्जी, ये मैं 9th क्लास के स्टूडेंट को थोड़े दिन पहले बता भी रहा था, एक लेक्चर में रिकॉर्डेड है, कि सबसे पहली एनर्जी जिसपे इंसानों ने रिसर्च करनी शुरू की मॉडर्न साइंस में। पुरानी साइंस पे जाओगे तो फिर से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हिंदू जो ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने लाइट पे भी काफी सारी बातें कही हैं। तो हम उनकी पूरी बातों को पीछे छोड़ के आ जाए तो जो मॉडर्न साइंस शुरू होती है वो कहां शुरू होती है? मोशन, मैकेनिकल एनर्जी से। न्यूटन, अगर तुमने नाम सुना है तो न्यूटन किस लिए फेमस है? जस्ट बिकॉज ऑफ उसने मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया लोगों के सामने। लाइट अभी भी पूरी तरह एक्सप्लेन्ड नहीं है, हालांकि बेसिकली तो कोई भी एनर्जी कभी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं होती है। मोशन भी आज स्टडी है ना, पार्ट ऑफ स्टडी बना हुआ है। लेकिन लाइट ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसपे काफी सारी रिसर्चेस अभी भी होना बाकी है, काफी कुछ है जो अभी लाइट के बारे में जाना बाकी है। जैसे कि एक एग्जांपल लो बहुत बड़ा, टाइम ट्रेवल एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और वो जिस दिन भी सॉल्व होगी उसके पीछे कौन सी एनर्जी जिम्मेदार होगी? लाइट एनर्जी, ठीक है ना। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो। और भी काफी सारी बातें जो लाइट के बारे में अभी इसी वक्त जाननी जरूरी है, वो क्या है कि लाइट दो तरह के नेचर शो करती है। सबसे पहली बार ये चीज है ना हमें जो प्रूफ हुई, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही, बहुत अच्छे से समझना, आज मैं ये बात बता देता हूं। मैंने अभी कहा था साइंस के लिए हमने क्लासिफाई किया दुनिया भर की चीजों को दो हिस्सों में, याद है ना। साइंस के लिए, साइंस को इतनी सब कुछ पढ़ना है, साइंस के अंदर इतनी सारी चीजों को पढ़ना है, तो हमने साइंस के अंदर इतनी सारी चीजों को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया, एक एनर्जी और एक मैटर। ध्यान से सोच लो इसके बारे में, या तो इस दुनिया में कोई चीज एनर्जी है या फिर मैटर है। जिसमें से मैंने ये भी बताया कि एनर्जी वाला हिस्सा किसमें पढ़ा जाता है? फिजिक्स में। और मैटर वाला हिस्सा पढ़ा जाता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, ठीक है। उसको हम जब केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ेंगे तब डिफाइन करेंगे। लेकिन जो एनर्जी वाला हिस्सा है और जो मैटर वाला हिस्सा है, ये दोनों अलग अलग माने जाते थे आज से लगभग 100 साल पहले तक। 100 साल पहले एक अजीब सा सिरफिरा साइंटिस्ट आता है और वो कहता है कि ये दो चीजें अलग अलग नहीं है। कौन है ये सिरफिरा साइंटिस्ट? ना, न्यूटन 400 साल पहले आया था। अच्छा, एक और अमेजिंग बात बताऊं, आज से ठीक 100 साल पहले जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो इसी सिरफिरे साइंटिस्ट को दिया गया था। इट वॉज आइंस्टीन, इट वॉज अल्बर्ट आइंस्टीन। इस इंसान ने पहली बार पता है क्या बोल दिया कि अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने क्लासिफिकेशन किया था ना साइंस को इजी बनाने के लिए, मैटर एनर्जी, ये गलत है। इसके हिसाब से मैटर भी एनर्जी है और एनर्जी भी मैटर है। इस साइंटिस्ट के हिसाब से ये दो चीजें बेसिकली अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है, लेकिन एक ना एक भी नहीं है। कैसे? इसके हिसाब से ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल है, यानी एनर्जी को मास बनाया जा सकता है और मास को एनर्जी बनाया जा सकता है। तो ये नहीं कहना है कि एनर्जी मास है और मास एनर्जी है। आप मास से एनर्जी बना सकते हो और एनर्जी से मास बना सकते हो, ये
एक इक्वेशन हमें दी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, क्योंकि लाइट वो जब लाइट पे स्टडी कर रहा था तो उसने देखा कि लाइट में दो नेचर है। कौन कौन से? पार्टिकल और वेव। अब यहां से मैं इस चैप्टर के अंदर नए एंगल पे घुसूंगा, लाइट के ड्यूअल नेचर पे बात करेंगे। एक है इसका पार्टिकल नेचर और एक है इसका वेव नेचर। अब वेव नेचर जो है लाइट का, वो हमें बताता है इसकी एनर्जी वाली प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब एनर्जी वाला नेचर। अब लाइट क्योंकि एनर्जी है तो बेसिकली उसमें कौन सा नेचर होना चाहिए था? फिर वेव नेचर ही होना चाहिए था, क्योंकि पार्टिकल नेचर किसकी कैटेगरी में आता है? ध्यान से सोचो, नाम से ही समझ में आ रहा है। पार्टिकल किसके होते हैं? मैटर के। यानी ये एनर्जी मैटर वाला बिहेवियर शो कर रही थी एनर्जी होते हुए, इमेजिन। और अभी हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करने वाले। ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली किसका हिस्सा है? वो लाइट एनर्जी के पार्टिकल नेचर पर बात करता है। बेसिकली अगर ईमानदारी से बता दूं तो 10th में अभी हम इस लायक हुए ही नहीं है कि हम इसके वेव नेचर को स्टडी कर सके। पहले हम इसके पार्टिकल नेचर को ही ठीक से समझ जाएं, तब हम इसके वेव नेचर में एंटर करेंगे। तो बस यही इतना ही काफी है जानना, बट बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए। पार्टिकल जो कि बेसिकली मैटर की प्रॉपर्टी है, वो भी लाइट के द्वारा शो की जाती है। बिसाइड वेव जो कि एनर्जी की प्रॉपर्टी होती है, वो तो इसको शो करनी ही करनी थी। मैटर केमिस्ट्री और बायो में ही आता है। दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम, बहुत अच्छी बात पूछी है। और अब मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा हिंट कर ही दूं। सुनो क्या हुआ, 100 साल पहले, बोले ना 100 साल पहले फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज था वो किसको मिला? आइंस्टीन को, है ना? एग्जैक्टली 1921 ईयर याद रख लेना आपके बात से। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज किस बात के लिए मिला? तो इन्होंने, आइंस्टीन की बात हो रही है, इन्होंने एक चीज बताई जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना? ये अब तुम लोग समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि टॉपिक के बाहर है, बट स्टिल सुन सकते हो, काफी इजी है सुनना और समझना। क्या नाम, क्या चीज थी इनकी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बात और बता दूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हालांकि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना इंफॉर्मेशन है जो इन्होंने निकाली, है ना? इन्वेंशन तो नहीं कहना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फिनोमेना जिसे इन्होंने डिस्कवर कर दिया, ऐसा कहना चाहिए। तो ये है इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नो डाउट। लेकिन हैरानी की बात है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला है वो इस चीज के लिए मिला, जबकि अभी जो मैंने एनर्जी और मास वाली बात की थी, एनर्जी और मैटर, वो इक्वेशन जो थी, कई लोग मानते हैं, मैं अकेले नहीं, कि उस इक्वेशन के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था या दोबारा मिलना चाहिए था, ऐसा भी कहते हैं। इसके लिए जब मिला तो भी मिलना बिल्कुल पॉसिबल है और मिला ही है उसके लिए। लेकिन ज्यादा बड़ी इन्वेंशन जो मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? द एनर्जी मास इक्वेशन। ये सबने सुनी होगी, जरूर देखी जरूर होगी, E = mc²। ये सबने सुन रखी है, देख रखी है। ये ही आइंस्टीन की एनर्जी मास इक्वेशन है, ठीक है ना? तो उस पर कभी आगे बात होगी। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इन्होंने नोबेल प्राइज दिया गया। अब होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? काफी सिंपल है। क्या बताया इन्होंने? एक मेटल प्लेट लो, ये मेटल का कुछ प्लेट है, कुछ है ना, कोई भी मेटल हो सकता है, सिल्वर, गोल्ड, प्रेफरेबली आपको गोल्ड या सिल्वर ही लेना है, ठीक है? ओके, क्या करो, यहां से लाइट ड्रॉप, लाइट, अब लाइट एनर्जी, ये भाई साहब मैटर, किसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात थी, नोटिस किया गया कि सर्टेन टाइप ऑफ लाइट, ग्रीन और रेड, किसी एक अलग तरह की लाइट को डाला जाए। नॉर्मल लाइट नहीं सोच रहा है बस हमेशा, ठीक है? तो ग्रीन या रेड या कोई स्पेसिफिक कलर की लाइट जब हमने सरफेस पे डाली, मेटल के सरफेस पे डाली, तो इस मेटल के इलेक्ट्रॉन से बाहर आ गए, केमिस्ट्री होना शुरू हो गई। समझ में आ रहा है? और केमिस्ट्री तो मैटर की प्रॉपर्टीज के लिए है। नहीं नहीं नहीं, चांदी का टुकड़ा बाहर नहीं आया। चांदी बनी है एटम्स से, एटम्स में है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लाइट की मदद से उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगे। और इलेक्ट्रॉन क्या है? मैटर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कभी मूव भी नहीं करते वैसे भी। तो इसी को बोला गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो क्यों बोला? क्योंकि लाइट को हमेशा फोटो कहते हैं, याद होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस। फोटो लाइट की मदद से सिंथेसाइज करना, बनाना, फोटोसिंथेसिस। फोटो इलेक्ट्रिक, लाइट की मदद से इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्प्लेस होना। तो ये बहुत हैरानी की चीज थी जो आइंस्टीन ने देख डाली, प्रूव कर दी, और इसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला। और यहां से तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट, लाइट एनर्जी है, मैटर है। एनर्जी ने मैटर के अंदर चेंजेस ला दिए।
ये पॉसिबल था, मैटर मैटर के अंदर चेंज ला सकता है, एनर्जी मैटर के अंदर चेंज लेके आ जाए। ये बहुत हैरानी की बात थी जो आज से ठीक 100 साल पहले आइंस्टीन ने ढूंढ निकाली थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है लाइट, इसलिए बोल रहा हूं, बहुत मजेदार चीजें देखने को मिलेंगी आगे। अभी इस साल तो मैं कहूंगा काफी आसान चीजें हैं, बट मजा उनमें भी है ना। सो आगे बढ़ते हैं। एक और खास बात, दुनिया की सबसे तेज स्पीड अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास है तो वो भी लाइट के पास है। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि टाइम ट्रेवल जिस दिन पॉसिबल होगा वो लाइट की मदद से ही पॉसिबल हो पाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड, कुछ भी बोल सकते हो, ध्यान से याद रखना। 3 लाख किलोमीटर या 30 करोड़ मीटर, ओके, पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। और ये कहा जाता है कि इससे तेज चल पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। जिस दिन आप इससे तेज चले गए उसी दिन कहा जाता है टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो जाएगा। तो समझ सकते हो कि ये स्पीड आज तक तो इंसान अचीव नहीं कर पाया। हालांकि इंसान जितनी स्पीड आज से 100 साल पहले अचीव कर पाया था, आज उससे कई गुना स्पीड पे काम कर रहा है। तो इस उम्मीद को देखते हुए ये माना जा सकता है कि कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद शायद इंसान इस लेवल की स्पीड को भी जनरेट कर पाएगा। क्योंकि एक टाइम में हम बैलगाड़ी पे चल रहे थे, बैलगाड़ी के बाद हम थोड़ा ट्रेन पे आए, फिर आज एयरप्लेन, स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि हम ये सोचे कि अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, ये स्पीड हम अटेन कर लेंगे। तो ऐसा तो हमने एक दिन सोचा भी नहीं था कि बैलगाड़ी भी आएगी, थोड़ा भी डिस्टेंस हम जल्दी ट्रैवल कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं सोचा था। लेकिन धीरे धीरे हम आते जा रहे हैं। तो ऐसा नेगेटिव नहीं होना है किसी चीज को लेकर, ये भी पॉसिबल होगा बिल्कुल एक दिन। और क्योंकि हम उसके पीछे पड़े हुए हैं तो जरूर पॉसिबल होगा, ठीक है ना। किसी भी चीज के पीछे पड़ जाओ तो फिर तो वो होके ही रहती है, बस पीछे पड़ना जरूरी होता है। आगे आते हैं वापस से चैप्टर के अंदर। तो काफी सारी बातें जान ली हम, लेकिन इस साल क्या पढ़ने जा रहे हैं? लाइट का पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर जो इसके पार्टिकल नेचर को शो करेंगे, ऐसी कुछ बातें। तो इसके पार्टिकल नेचर की वजह से कुछ चीजें जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये कुछ ऐसे कॉमन फिनोमेना है जो इसके पार्टिकल नेचर को प्रूव करते हैं, या पार्टिकल नेचर की वजह से होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसी तरह वेव नेचर की वजह से भी कुछ कॉमन फिनोमेना जो अक्सर देखने को मिलेंगे आगे, वो है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। अभी इनका मतलब मेरे को पूछोगे तो बता देता हूं, सुनो। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होता क्या? पहले वेव को समझना जरूरी है, तभी तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन समझोगे। व्हाट इज वेव? तो एक सिंपल उदाहरण लो पहले। सपोज ये तालाब है, ये तालाब है, ओके। पानी के बीच में पानी नहीं बनाऊंगा। अब पानी के बीच में तुमने क्या किया? एक पत्थर गिराया, ऐसे बहुत बिल्कुल शांत पानी था, तुमने पत्थर गिरा दिया। पत्थर गिराया, क्या हुआ? वेव बननी शुरू हुई, ऐसे, है ना। यही होता है। डायग्राम को समझना बस ये। और तुम्हारा दोस्त था, उसने भी उसी टाइम पे तुम्हारे साथ भी पत्थर गिराया यहाँ पे, इसकी भी वेव बनने लगी। इससे मान लो थोड़ा बड़ा पत्थर गिराया, ठीक है ना। अब समझो होगा क्या। तो ये अब क्या होगा? अब इमेजिन करो क्या होने वाला है। तुमने पत्थर गिराया, तुम्हारे दोस्त ने पत्थर गिराया, दोनों के पत्थर गिराने की वजह से पानी में वेव जनरेट हुई, क्योंकि उसमें एनर्जी आती, ठीक है। तुमने पत्थर को गिराया, हाँ हाँ, नॉर्मल हो जाएगा। बहुत काफी सही जवाब है, ऐसा गलत मत सोचना, बढ़िया सोच रहे हो, जो भी जवाब दो बस। ठीक है, शोभ ने हमें जवाब दिया कि अगर दोनों सेम फोर्स के साथ गिराए गए होंगे, यानी दोनों सेम पत्थर होंगे और जस्ट छोड़ दिए गए होंगे, ऐसा सेम घटनाएं हुई है मान लेते हैं तो इन दैट केस इसकी जो वेव्स है और इसकी जो वेव्स है एक दूसरे से टकराएंगी और एक पॉइंट पर नील हो जाएंगी, ऐसा कहा है ना। काफी काफी सही है शुभ, बहुत बढ़िया बात बोली है। सेकंड पॉइंट भी बोला उसने कि एक मान लो कम फोर्स पे ये वाला, या ये ज्यादा दिख रहा है ना, ये ज्यादा फोर्स पे, ये कम फोर्स पे, तो क्या होगा? इधर वाली जो वेव थी उस तरफ जा रही थी, वो चलती चली जाएंगी, इस तरफ वाली वेव गायब हो जाएंगी। बहुत बहुत बढ़िया जवाब है, मजा आ गया। और कोई कुछ सोच रहा है क्या इसके बारे में? बहुत अच्छा सोच रहे हो। इसी को इंटरफेरेंस कहते हैं, लेकिन ये भी पूरा नहीं हुआ। काफी बढ़िया। इंटरफेरेंस नाम से समझ में आना चाहिए, टू इंटरफेयर विद ईच अदर। देख लो, कर दिया, ठीक है। अब इसको लाइट की परिभाषा में शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं तो लाइट में ऐसे समझो कि ये जो बड़ा पत्थर और ये जो दिख रहा है, ये लाल कलर की लाइट है और ये ग्रीन कलर की लाइट है। विबजियोर का सुना ही है ना। तो अगर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड बोल रहे हैं तो कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, नहीं तो सबको लाइट ही बोल दो। वाई दिस वायलेट लाइट, वाई दिस रेड लाइट। अच्छा, ट्रेन के सिग्नल में रेड ही क्यों लगाते हो, वायलेट क्यों नहीं लगा रहे? अंतर तो है।
गुड। बेसिकली रेड की वेवलेंथ कहते हैं उस चीज को, वेवलेंथ बहुत लंबी है, तो वेवलेंथ लंबी होने की वजह से बहुत दूर से भी रेड कलर दिखाई दे जाता है, ये इसकी खासियत है। ठीक है ना, इनके ट्रैफिक सिग्नल, ट्रेन के सिग्नल, इन सब में हमें रेड लाइट पसंद आती है। ठीक है, और ध्यान से देखो, जो भी लाइट पसंद आती है वो इन 3-4 में से ली जाती है, ऊपर वाली नहीं लेते, ऊपर वाली गायब हो जाएगी, दिखेगी नहीं। ठीक है, कोहरा वोहरा हो गया, दिखना ही बंद हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ छोटी है। क्या? आई इंडिगो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो मतलब लाइट में वैराइटीज है लाइट के अंदर, तो यही है रेड और ये है वॉयलेट, ऐसा मान सकते हैं। तो होता क्या है, रेड और वॉयलेट मिलाओगे तो क्या होगा, जो अभी शोभ ने कहा था वही होगा, ज्यादा ताकत वाला जीत जाएगा, कम ताकत वाला हार जाएगा, रेडनेस ज्यादा हो जाएगी। कहते हैं कलर चेंज होगा, नो डाउट। जैसे सुनना है ना, बहुत अच्छे एग्जांपल दे रहे थे, इसकी वेव्स जब बनी तो मान लेते 5 सेंटीमीटर ऊपर आ रही थी पानी से, जब वेव्स बनना शुरू हुई 5 सेंटीमीटर ऊपर आई थी, इसकी वेव 2 सेंटीमीटर ऊपर आ रही थी। तो जब ये दोनों भिड़े, सोच के बताना, अब आएगा मजा। सब लोग ध्यान समझ गया ना, इसकी वेव 5-5 सेंटीमीटर ऊपर आ रही थी, इसकी वेव 2 सेंटीमीटर ऊपर आ पा रही थी। जब ये दोनों भिड़ गए तो हमने ये तो माना कि वेव्स इस डायरेक्शन में जाएंगी, कितनी ऊंची होंगी? हाँ, 25 कैसे हो जाएगा? 3, क्योंकि ये 5 पे था, ये 2 पे था, ये इसको काट रहा है, अपोजिट है, तो 2 कम कर देगा और 3 सेंटीमीटर बचेगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर मान लो सेम पॉइंट पे तुमने एक पत्थर गिराया और तुम्हारे पत्थर गिराने के एक आध सेकंड बाद एक और दोस्त ने बड़ा पत्थर गिराया, ये तो क्या हुआ, अभी जो वेव्स बनना शुरू हो गई थी उनके पीछे और बड़ी बड़ी वेव्स आएंगी और वो उसको और ऊंचा कर देंगी। तो इससे बस शॉर्ट में समझ जाओ, बहुत अच्छा सीख चुके हो, काफी कुछ समझ गए उसके बारे में। 2 तरह का इंटरफेरेंस होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। एक जो कंस्ट्रक्ट करेगा और एक जो डिस्ट्रॉय करेगा, समझ गया ना? कभी कभी सपोर्ट होगा, कभी कभी अपोज किए जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक दूसरे में मर्ज कर जाएंगे, इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस। और इसी तरह आप एक टॉर्च लो, ऐसे समझो, ये एक टॉर्च लो, तिरछे एंगल पे रखो ऐसे, ये रेड लाइट है, ये ग्रीन लाइट है, तो एक पॉइंट पे दोनों मिलेंगे, ऐसे मिल जाएंगे। इस पॉइंट पे हमें देखने मिलता है इंटरफेरेंस। तो ये पॉसिबल है, ये होता है, वेव्स के साथ ऐसा होता ही होता है, देख सकते हैं हम। ठीक है, हाँ, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना ही जैसा है। और भी तुमने ये एग्जांपल पता है कहाँ देखे इंटरफेरेंस के, थोड़े थोड़े 9th क्लास में तुमने एक केस देखा था, सेकंड चैप्टर में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नाम से, कि एक ट्रॉली है, वो जा रही है ना, या वो क्या रोलर स्केट है, ऐसे लुढ़क रहे थे और एक बच्चा दौड़ते हुए आया और उस पर कूद गया। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं, दोनों एनर्जी एक दूसरे को इंटरफेयर कर रही है और कंस्ट्रक्ट हो रही है। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में थे तो इस ट्रॉली की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना, ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था कुछ स्पीड से, वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था कुछ स्पीड से, दोनों मिलेंगे, उनकी स्पीड में कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये सब होता है। तो उसी तरह इसी को कई सारे एग्जांपल से देखा जा सकता है इंटरफेरेंस को। ठीक है, तो ये था इंटरफेरेंस, 2 तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। वापस आते हैं कुछ नए एग्जांपल की तरफ। कम कम होता है, वेव छोटी हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव में ऊंची हो जाती है, दोनों एक साथ हो जाएंगे, 2 और 5 7 हो जाएगा, और ऊंची ऊंची वेव्स बनेगी। ठीक है, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन भी देख लो, छोटा सा है। क्या होता है, छोटे से कॉर्नर पे लाइट का मुड़ जाना। जैसे इसका एक छोटा बहुत अच्छा एग्जांपल आता है, सनलाइट में एक बाल लेना, थोड़ा ऊंचा रखना यहाँ अपनी नॉर्मल हाइट पे, तो नीचे उसकी इमेज नहीं बनती। हाथ की इमेज बन रही होगी, हाथ में बाल होगा, तुम्हें दिख रहा होगा, नीचे नहीं बन रहा होगा। क्या होता है, ये बाल की थिकनेस इतनी कम होती है आपके हेयर की कि लाइट ऐसे मुड़ के निकल जाती है। शेडो कहां बनती है, जहां पे लाइट उस चीज को क्रॉस ना कर पाए, उसी पे ही रुक जाए। यही होता है ना, अगर ये नीचे मेरी उंगली की इमेज बन रही है, शायद यहाँ बोर्ड पे ही बन रही होगी, नहीं बन रही है, हाँ, मेरे हाथ की इमेज बनते हुए देख पा रहे हो आप, है ना, तो कुछ किसी भी चीज की देख पा रहे हो, तो ये इमेज इसलिए बन रही है क्योंकि लाइट मेरे हाथ से आगे नहीं बढ़ पा रही। ठीक है ना, ये समझ में आता है सबको शेडो का कॉन्सेप्ट। अब ये शेडो, हाँ, काफी हद तक सर्फेस एरिया चीजें डिपेंड करती हैं। तो बाल अगर ले लेते, जैसे उंगली की भी अब ये इमेज दिख रही होगी, ये उंगली की इमेज, तो ये उंगली की जो इमेज देख पा रहे हो, इस इमेज को अगर मैं बाल मान लूं तो पीछे ऐसा होगा कि बाल की इमेज नहीं बनेगी। तो इसमें क्या जिम्मेदार है, काफी हद तक डिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट उस बाल के कॉर्नर से मुड़ गई, इतना मुड़ सकती है, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। और इसको एक और एग्जांपल से प्रूव करते हैं ऐसे, मान लो एक स्विमिंग पूल है, वही वही अभी तालाब जो लिया था वैसे ही, स्विमिंग पूल में तुमने यहाँ पत्थर गिराया, यहाँ वेव बनी,
अब लेकिन यहाँ स्विमिंग पूल में छोटा सा छेद था और पीछे दूसरा स्विमिंग पूल था, मतलब ये दोनों स्विमिंग पूल कनेक्टेड है एक छोटे से छेद के जरिए। लेकिन पत्थर तो तुमने पहले वाले में गिराया है, तो वेव्स बन रही है, यहां भी एक वेव बनी, यहां भी एक वेव बनी, यहां टकरा रही, ऐसा हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तुम देखोगे पता चलेगा ऐसा ये होना शुरू हो जाएगा। कभी बाय चांस कर पाओ, ऐसा पॉसिबल हो तो करके देखना, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। और इसी को कहते हैं कॉर्नर पे एनर्जी का मुड़ जाना। एक बहुत छोटे से कॉर्नर पे एनर्जी का मुड़ जाना, ये बहुत बड़ा नहीं रखना है, बहुत छोटा भी रखोगे तब भी चलेगा, बहुत ही छोटा सा कनेक्शन हो तब भी चलेगा। वेव पहुंच भी चाहिए वहां तक। अगर यहां से वेव इस कॉर्नर तक पहुंची और इस छोटे से गैप तक पहुंची, तो गैप के उस पार कुछ एक्टिविटीज होना शुरू हो जाएंगी वेव वाली, मतलब इसका इफेक्ट उस तरफ भी जाएगा। तो मतलब कॉर्नर पे जाके हाँ लाइट मुड़ गई थोड़ी सी भी, अगर जरा सी भी चांस मिलता है तो लाइट वहां से निकलने का, या कोई भी एनर्जी हो वो निकलने की जगह बना लेती है और अपना इफेक्ट आगे शो करती है। तो ये डिफ्रैक्शन के कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स हैं। तो इनसे और आगे समझोगे ये, लेकिन ऐसा मत सोचना कि इतना इजी भी है, मतलब काफी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, वो सीखोगे 11th-12th में। रिफ्रैक्शन अभी अपना अगला चैप्टर है तो उसमें ज्यादा अच्छे से बात करेंगे, अभी से देख लोगे तो एक कच्ची इमेज बन जाएगी दिमाग में। तो बेटर है अभी हम रिफ्लेक्शन पर वापस आ रहे हैं। तो इतनी पूरी जानकारी के साथ अब हम घुस सकते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन वाले पार्ट पे। तो ये सभी हटा देते हैं यहां से और लाइट को भी हटा के लिख देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के बारे में जितनी जानकारी दी थी वो अब मिल गई। अब हम लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो पहले समझे कितने तरह का होता है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन ही पहले दो तरह का है, रेगुलर और डिफ्यूज्ड। अच्छा, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन अगर चाहिए है तो बेसिक डेफिनेशन है द बाउंस बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, है ना। और ये काफी सिंपल है, ऐसे समझो कि क्रिकेट बॉल है, मैंने इस बोर्ड पे मारी, तो क्या इमेजिन करते हो, क्रिकेट बॉल क्या होगी, वापस आएगी। और ये किसका नेचर है, बाउंस बैक करना किसका नेचर है, पार्टिकल्स का नेचर है। पहले वापस आ जाओ, बाउंस बैक करना किसका नेचर है, पार्टिकल्स का नेचर है। लेकिन लाइट इस बोर्ड पे जाके टकरा के वापस आ गई, ये क्या शो कर रहा है कि लाइट में भी पार्टिकल नेचर होता है, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। जैसे क्रिकेट बॉल बाउंस बैक करके वापस आती है, और क्रिकेट बॉल क्या है, मैटर है, एनर्जी थोड़ी है। तो क्रिकेट बॉल मैटर है जो शो करती है कि अगर उसे किसी हार्ड सरफेस पर दूसरे मैटर पे मारा जाएगा तो वहां से टकरा के वापस आएगी। क्यों, ये होता ही है ना, कोई भी एक मैटर दूसरे मैटर से टकराता है तो उससे टकरा के उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता, उससे वापस आता है। जनरली हार्ड मैटर्स पे ही होता है। लाइट ने भी यही करके दिखाया, पार्टिकल्स को मैटर, हाँ मैटर, मैटर। तो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, तो हम लाइट को माने, पहले तो लाइट है ही क्या ये समझ में नहीं आता, इस ट्यूबलाइट से क्या निकलने लगता है ये हैरानी की बात है। तो कुछ कुछ साइंटिस्ट ने क्या बोला है कि लाइट भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे दाने जैसी हैं, तो वो दाने टकरा के वापस आ रहे हैं। हाँ देव, हाँ क्या हुआ दिव्यांश, 3 × 10⁸ अभी बताई थी ना मैंने, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ की स्पीड तो बहुत स्लो है। हाँ, वो अर्थ का मास था बेटा, 6 × 10⁻24 kg। हाँ हाँ, ये लाइट, ये भी बहुत अच्छी बात पूछी तुमने, लाइट की स्पीड कभी भी, हाँ बहुत अच्छी बात बोल दी है, लाइट की स्पीड कभी भी ऐसे डायरेक्टली आंसर मत दे देना। ये भी पूछना कि लाइट ट्रेवल किस में कर रही है। अगर लाइट वैक्यूम में है या एयर में है तब तक तो ये स्पीड है, अगर पानी के अंदर लाइट की स्पीड पूछ रहे हो तो अलग होगी, तो अलग अलग मीडियम। नहीं नहीं, प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है, पार्टिकल्स का लेना देना है। तो पानी के अंदर इसकी स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी अगर यहां पे 3 लाख है तो यहां 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड
पानी के अंदर जाके कम हो गई है, क्योंकि वहां जो पार्टिकल्स है उनकी डेंसिटी बढ़ गई। तो जितनी पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ती है उतना लाइट की स्पीड घटती जाती है। तो एयर में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, वैक्यूम में तो होते ही नहीं है। तो इसीलिए समझ गए, तो कुछ भी नहीं, तब खाली वैक्यूम, ठीक है ना। स्पेस, तो स्पेस से ही तो आती है। ये भी तो हैरानी की बात है ना कि लाइट सन से निकल के हम तक आती है, बीच में तो कुछ भी नहीं, मतलब स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है। तो हाँ, तो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन क्या था, पार्टिकल लेकर शो करता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो प्रॉपर्टी शो करते हैं उसी को ही तो रिफ्लेक्शन कहते हैं, जाकर टकरा के वापस आना। और लाइट ने भी वही शो किया, यानी हमने कहा कि लाइट भी पार्टिकल नेचर शो कर रही है, ठीक है। अब आती है अगली बात, रेगुलर और डिफ्यूज। तो काफी सिंपल है ये भी। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट की रेज जिस तरह आई थी टकराने के बाद उसी तरह वापस जाए। अगर ये सीधी सीधी आई थी तो सीधी सीधी जाए, इस तरह। तो इसको बोलते हैं रेगुलर। डायग्राम थोड़ा सा समझ लेना है ना, बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। जैसी आई थी वैसी पैरेलल आई, पैरेलल ही जाएंगी। लेकिन डिफ्यूज क्या होता है, तो डिफ्यूज सरफेस पर डिपेंड करता है। अगर सरफेस ऐसा है तो लाइट को कितनी इज्जत से भेज दो सीधा सीधा, लेकिन जब वो जाएगी तो कहीं अलग अलग जाएगी। देखो तीनों में, यहां से जाएगी तो इधर कहीं जाएगी, जिस तरह का शेप नीचे है जहां पे वो टकराई, ये वाली कहां जाएगी, ऐसी कहीं जाएगी जिस जगह पे वो गिरी है। और ये वाली यहां कहीं आने की कोशिश करेगी। और भी अगर लाइट रे डालोगे तो क्या होगा, ये यहां कहीं निकल जाएगी इस तरह। तो क्या हो रहा है, लाइट रेज जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसकी किसी उसके बाद जा रही है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जा रही है। यहां जैसे इस डायरेक्शन से आई थी तो टकराने के बाद इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा भी रही है सारी लाइट रेज। तो कोई आदमी अगर यहां खड़ा होगा, उसकी मुंडी यहां होगी, तो उसको दिखेगा कुछ। क्या दिखेगा, ये सरफेस दिखेगा। पता है दिखेगा भी क्या, यहां पर जो देख रहा है वो क्या देख रहा है, ये चीज, क्योंकि यहीं से तो टकरा के लाइट उसकी आंखों में गई, तो ये होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर लाइट रेज आ रही थी इस तरफ से लेकिन जा रही है कहीं पे भी। तो तुम्हें तो ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, नुकसानदायक है। रेगुलर अच्छा है, डिफ्यूज बेकार है। तो मैं बता दूं डिफ्यूज ज्यादा अच्छा है रियल लाइफ में, रेगुलर बेकार है। हालांकि रेगुलर के अपने फायदे हैं, डिफ्यूज के अपने फायदे हैं। डिफ्यूज का जो एक बढ़िया फायदा अगर मैं तुम्हें बताऊं तो, एक किताब लेके अगर तुम 4-5 लोग आसपास बैठे हो, एक किताब को घेरा बना के बैठे हुए हो और तुम चाहते हो कि सब पढ़ पाए, और ट्यूबलाइट किसी कोने में जल रही है रूम के, किसी भी कोने में जल रही है, किसी एक कोने में, हर जगह नहीं जल रही, लेकिन तुम तो घेरा बना के बैठे हो एक किताब के आसपास, तब भी तुम इस किताब को पढ़ पा रहे हो सब लोग। होता है ना, लाइट किसी एक कोने में जले रूम के और एक घेरा बना के तुम किताब के आसपास बैठ जाओ तो 5-6 लोग जितने भी हैं वो सब उस किताब में जो लिखा है वो देख तो पा रहे हैं एटलीस्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर किताब में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। अभी तो मैं लाइट रेज को बहुत दूर दूर बना रहा हूं, लाइट रेज बहुत पास पास चलती है। तो जस्ट सपोज कि तुम्हारी किताब में लिखा है गुड, तो इस जी पे ही ढेर सारी लाइट रेज गिर रही हैं, ठीक है ना, जी अकेले पे। फिर ये लाइट रेज जा रही है, डिफ्यूज होने की वजह से कोई यहां जा रही है, कोई यहां जा रही है, कोई यहां जा रही है, तो कहीं भी जा सकती है। जैसे डायग्राम के लिए बना रहा हूं ये, जिसकी वजह से यहां वाला बंदा भी देख पा रहा है, यहां वाला भी देख पा रहा है उस एक सिंगल लेटर को ही, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें डिफ्यूज है। बोर्ड ये जो है ये काफी हद तक स्मूथ भी है और वो है इरेगुलर सरफेस समझो। ये है रेगुलर सरफेस, ये होता है रेगुलर सरफेस। मिरर वगैरह जो होते हैं सरफेस वो रेगुलर होते हैं, ये होते हैं इरेगुलर सरफेस। बुक का जो सरफेस है वो ध्यान से देखो ऐसा है, बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, प्लेन। उसमें बहुत ही छोटे छोटे ऐसे बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। और तुम्हें इसलिए समझना पड़ेगा, मैंने लाइट जब बनाई इस तरह की तो ऐसी होती है लाइट, बहुत ही बारीक, उसको उस छोटे से छेद से फर्क पड़ता है, उसमें वो फंस जाती है, इधर उधर टकरा के निकलती है, भागती है, ये होता है उसके साथ। हाँ नहीं, नहीं ना, वही तो है, हम उसको अभी उतना बारीक लेवल पे देख नहीं पाए, ठीक है। तो ये सब हमारे इंटरप्रिटेशन है कि लाइट ऐसे वेव्स के फॉर्म में आती है, वो रेज के फॉर्म में, लाइट रेज बोलते हैं ना, तो ये रेज के फॉर्म में आती है, बहुत बारीक बारीक रेज होती है, बहुत पास पास चलती है। ये सब हमने ही माना है, मतलब जो हम मानते हैं उसी में, हाँ ये सब सब मानना ही होता है। प्रूफ बेसिकली समझ रहे हो ना, उसके बेसिस पे चीजों को प्रूफ किया गया है, समझ गए। और अगर वो चीजें सही आ रही हैं तो हम कहते हैं हमने जो माना है वो भी सही है, ठीक है ना। जो चीजें साइंस में इनविजिबल होती हैं हम उनको इनविजिबल रहने देते हैं, लेकिन उनके वैसा होने की वजह से और क्या क्या हो सकता है वो स्टडी करने लगते हैं। तो अगर वो सब सही आ रहा है, मतलब हमने जो एक
तुक्का मारा है वो सही लग गया, समझ गए। तो हमने एक तुक्का मारा है कि लाइट रेज सीधी सीधी चलती है, बहुत फास्ट फास्ट होती है, ऐसे तो हमारे कॉन्सेप्ट है। और उनको बल कब मिलता है, रेगुलर और डिफ्यूज से ही मिल जाता है। हमारा ये इंटरप्रिटेशन कहां सही हो जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक पे हो जाता है। अभी तो हम पूरी तरह रिफ्लेक्शन में एंट्री नहीं की रखी, ठीक है ना। तो ऐसे हमने लाइट को कई तरीकों से, और अभी तो और भी एग्जांपल्स में देखोगे लाइट डायरेक्ट है ना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसके प्रूफ भी है छोटे छोटे तरीके से, ठीक है। लेकिन उसके लिए उस लेवल की नॉलेज चाहिए, जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर ने प्रूफ दिए। तो अभी तुम कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर को सुना है, जानते हो, देखा है, लेकिन कैसे प्रूफ देता है ये इस चैप्टर में देखने मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। जब सरफेस स्मूथ होता है, पॉलिश्ड होता है, तो लाइट रेज जिस तरह आती है टकरा के उसी तरह वापस जाती है, और इसी को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा है अगर सरफेस इरेगुलर है, रफ है, तो उस पर लाइट रेज टकरा के स्कैटर कर जाएंगी, बिखर जाएंगी, रैंडम डायरेक्शन में जाने लगेंगी, और इसी को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हाँ हाँ, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल सरफेस काफी स्मूथ होता है तो मेटल से रिफ्लेक्शन ही होता है, ठीक है ना। इवन मिरर भी जो तुम पढ़ने वाले हो, अभी थोड़ी देर में मिरर आने ही वाला था, जस्ट अगला टॉपिक, मिरर के पीछे सिल्वर लगी होती है तभी रिफ्लेक्ट करता है। और ईमानदारी की बात, मिरर रिफ्लेक्ट थोड़ी करता है, उसके पीछे लगी सिल्वर रिफ्लेक्ट करती है। हाँ, सिल्वर के पीछे पेंट, ठीक है। अब लोगों के पास सिल्वर नहीं होता, सिल्वर बहुत महंगा पड़ जाता है, तो आजकल क्या है एल्यूमिनियम पोत देते हैं, बहुत बड़ा सस्ता है, तो एल्यूमिनियम पिघला के वो पोत देते हैं, काम एक जैसा ही करता है। हालांकि सुनना, मिरर की क्वालिटी में अंतर आता है, मतलब तुम्हारा चेहरा कैसा दिखेगा मिरर में, इसमें अंतर आएगा अगर वो मिरर सिल्वर वाला है और एल्यूमिनियम वाला है, ठीक है। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया, सिल्वर में जैसा दिखेगा वैसा ही दिखेगा, है ना। और जबकि ये जो एल्यूमिनियम वाला है तो थोड़ा फीका हो सकता है, डल हो सकता है, थोड़ा सा गड़बड़ होगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगी, बट ये अंतर है, समझ रहे हो, अमीर गरीब वाला अंतर हो जाता है यहाँ पे। तो टीवी में ऐड देखोगे, सेंट गोबिंद नाम की कंपनी है, बहुत फेमस मिरर बनाती है वो, ठीक है ना। तो उसके मिरर में तुम्हें बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, जिसको ऐसी शक्ल दिखती है तुम्हारी। और जबकि जो नॉर्मल वाले हैं तुम्हें थोड़ा कम दिखाते हैं, जैसे तुम हो वैसे ना दिखा के थोड़ा डिफरेंट दिखाते हैं, ठीक है। तो ये होता है, हाँ, चार्जेस वैसे ही है, और क्या, सेंट गोबिंद के मिरर बहुत अलग ही रेट पे आते हैं, मतलब समझ गए। तो बहुत सिंपल है, जुगाड़ लगा के अपन ने सिल्वर का अल्टरनेट ढूंढ लिया, जो भी उससे मिलता जुलता होता है वो लगा दो, क्योंकि कोई भी मेटल हो वो रिफ्लेक्ट करता है, स्मूथ होना चाहिए पीछे से, ठीक है। तो काफी अच्छे से हम अपन रिफ्लेक्शन के दो टाइप समझ गए। अब आते हैं रियल में रिफ्लेक्शन की तरफ, कि रिफ्लेक्शन के बाद अब और क्या क्या हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन से चीजें दिखती हैं, ये तो बहुत अच्छा समझ में आया। अब और क्या इफेक्ट है रिफ्लेक्शन के, उस पर बात होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली इमेज बनती है, एक शब्द आने वाला है इमेज। लेकिन ये शब्द मैं जिस तरह तुम लोगों ने अभी तक देखा है वैसे ना दिखा के अभी भी बताऊं, तो अगर तुम अपने रूम में रखी चेयर को देख पा रहे हो या किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो तो उसकी इमेज ही देख रहे हो, समझ गए ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जो बेसिकली तुम्हारी आंखों में जा रही है, जैसे ये पेन है मेरे पास और ये मैं देख पा रहा हूं उसको, तो इसकी इमेज बन रही है मेरी आंखों में, पेन थोड़ी बन रहा है मेरी आंखों के अंदर, पेन तो बाहर ही है। बेसिकली इस पेन की इमेज है जो मेरे दिमाग को मिल रही है, ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन अभी बस इतनी सी बात है कि इसकी जो इमेज है ना वो मेरे दिमाग के अंदर जा रही है। कभी कभी ये इमेज मेरे दिमाग के बाहर भी हो सकती है और मैं उसको अपनी आंखों से देख भी सकता हूं, गेट दिस पॉइंट, है ना। कभी कभी मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि ये पेन की इमेज सिर्फ मेरी आंखों में ना बन के कहीं और भी बने और मैं उसको देख पाऊं। बहुत सिंपल है, एक मिरर रख दो सामने, कोई बहुत लॉजिकल साइंस थोड़ी बता रहा हूं मैं। यहीं अगर मैं सामने एक मिरर ले आऊं तो ये पेन की एक इमेज मेरे दिमाग में भी बन रही होगी और एक इमेज मिरर के अंदर भी बन रही होगी। और अब हम उस इमेज की बात करने वाले हैं जो हमारे दिमाग के बाहर भी बन सकती है। वैसे तो हम रियल लाइफ में इमेज ही इमेज से डील कर रहे हैं, जब जब लाइट ऑन होती है इमेज बनने लगती है, ठीक है ना। लेकिन हम जिन इमेजेस की बात करने जा रहे हैं वो मिरर के अंदर वाली इमेजेस होंगी, ठीक है ना। तो एक बारीक अंतर बता रहा हूं, वैसे कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इमेज बोलता तो तुम्हारे दिमाग में वही आती है, मिरर के अंदर वाली इमेज। लेकिन जो रियलिटी है उसको भी बहुत साफ सुथरा रखना जरूरी है कि तुम्हारे दिमाग में भी पेन थोड़ी बना, या तुम्हारी आंखों ने पेन को देखा लेकिन बेसिकली पेन की इमेज को देखा, पेन तो वही था, तुम्हारे दिमाग तक जो गया वो पेन की एक इमेज थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो रिफ्लेक्शन होता है ऐसे सरफेस से जो स्मूथ हो और पॉलिश हो, स्मूथ एंड पॉलिश, यानी रफ ना हो। रफ कौन सा, वही डिफ्यूज वाला, वैसा नहीं होना चाहिए ताकि, हाँ, क्योंकि रिफ्लेक्ट, अब ध्यान सुनना,
रिफ्लेक्शन तो डिफ्यूज वाला भी करता है, फिर वही बात आ गई। ये गलती वही इंसान कर सकता है जिसको इमेज में अंतर नहीं समझ में आता, क्योंकि डिफ्यूज वाले के वो डिफ्यूज में जो हुआ था उसको रिफ्लेक्शन मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसको अपनी दिमाग की इमेज से कंपेयर कर रहा है ना, कि डिफ्यूज वाला तो मेरे दिमाग में इमेज बनाता है। लेकिन हम कौन सी इमेज की बात कर रहे हैं? जो मिरर के अंदर बनती है, और वो किससे बन सकती है? सिर्फ रेगुलर वाले से। ऐसा क्यों? अब आई नया सवाल है ना, कि जो मिरर के अंदर, और दूसरी भाषा में हमारे दिमाग के अलावा कहीं और जो इमेज बनती है वो कब बन सकती है? जब रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा हो। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वाली इमेज हमेशा हमारे दिमाग के अंदर बन सकती है, ऐसे समझो, है ना। चलिए तो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है? जब सरफेस स्मूथ हो और पॉलिश हो। तो हमने कहा ग्लास ले लो, ग्लास से स्मूथ अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, ओके, स्मूथ तो है। पॉलिश के नाम पे हमने क्या किया? नॉर्मल प्लेन ग्लास, ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखने वाला, ठीक है ना। ठीक है, इसको और सिंपल भाषा बोला सिलिका ग्लास, लेकिन तुम ग्लास के बारे में इतना जानते ही हो अभी। फिर प्योर सिलिका ग्लास, उसमें कुछ भी नहीं मिलाया, ठीक है। और फिर होते हैं क्रोम ग्लास, तो उसमें क्रोमियम मिला देते तो उसका कलर बदल जाता है, लाल पीला होने लगता है, तरह तरह के। बिल्कुल प्लेन, जस्ट सिंपल, आर पार दिखता है वो जो, बिल्कुल, है ना, इतना प्लेन कि कई बार अगर उसे बीच में लगा दे, ठीक है, और तुम्हें बताया नहीं जाए कि बीच में ग्लास है, तो तुम भिड़ जाओ। वो वाले ग्लास की बात हो रही है, ठीक होता है ना। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। एक बहुत बड़ी कांच की दीवार लगी हुई थी, मैं बैठ गया था उसमें जाके, ईमानदारी से मैं अपना बताऊंगा। तो इतना प्लेन वाला जो ग्लास होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं सिंपल। हाँ, अरे मेरा घर पड़े तो ऐसा नहीं, कांच नहीं टूटेगा, वो बहुत मजबूत था, गेट के तौर पे इस्तेमाल किया गया था, बट आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग, है ही नहीं कुछ, ठीक है ना। और वो बहुत छोटा सा हैंडल कोने में था, तो उस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं किया, बहुत सामने एक बहुत बड़ी दीवार सी दिख रही थी, एंड तो ठीक है। तो क्रोम ग्लास मिक्स होता है, अपन बात कर रहे हैं प्योर सिलिका ग्लास की, कांच सिलिका से बनता है, अभी वो भी टॉपिक नहीं है अपना, आगे आते हैं। तो ग्लास था स्मूथ, ठीक है, आर पार दिखता है जिसके, वो वाला। लेकिन हमने क्या किया? इसके आर पार वाली व्यवस्था बंद कर दी। कैसे? पीछे पॉलिश कर दिया सिल्वर से। तो पेंट या पॉलिश करने के लिए हमें इस तरह का सिंबल बनाते, तो ये बन गया मिरर। पहले तो यही समझ लो, डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड अ मिरर। पहले तो ये ग्लास, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कांच। लेकिन अब बन गया मिरर, बोले तो ना, दर्पण, और भी कई नाम है, आईना, उर्दू में, आईना ना, एनक चश्मा होती बेटा, दर्पण, आईना, कांच का और दूसरा नाम मैं बोलूं तो कांच, शीशा, ये कांच के दूसरे नाम है, ठीक है, ये मिरर नहीं है। तो बेवकूफ होता है वो इंसान जो ये कहता है कि कांच में देख लो, कांच में दिखेगा नहीं, आर पार हो जाएगा। कांच में तुम अपनी शक्ल नहीं देख सकते, लेकिन थोड़ी देर में समझेंगे, हालांकि उसके बारे में रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो कांच में नहीं देख सकते शक्ल। वो और ज्यादा गलत है। तो बेसिकली ग्लास इज अ डिफरेंट थिंग, मिरर इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। इसके भी और नाम होते हैं, दर्पण, आईना, और सोचना थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमने बना दिया इसको मिरर, प्लेन मिरर, ये फर्स्ट टाइप ऑफ मिरर है, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में हम देखते हैं कि होता है रिफ्लेक्शन, वो बाहर वाला इमेज फॉर्मेशन जो आउटसाइड द ब्रेन है ना, उसकी बात हो रही है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से इमेजेस बनती हैं। तो दो तरह की इमेजेस हम देखेंगे यहाँ पे। एक इमेज होगी पॉइंट ऑब्जेक्ट की, जैसे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटी सी बिल्ली है कुछ, उसको तुमने मिरर में देखा, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। और फिर हम देखेंगे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जैसे कि तुम खुद खड़े हुए, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तुम लंबे चौड़े हो, है ना। तो ये तो दो तरह के ऑब्जेक्ट की हम इमेज फॉर्मेशन कराएंगे मिरर के अंदर। तो पहले एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले इमेज कैसे बनती है तो बता दो। ये जो हमारे दिमाग के बाहर इमेजेस बनती हैं, ये कैसे बनती हैं? तो इमेज बनने का एक सिंपल सा रूल है कि जिस भी ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहे हो, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस भी ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहे हो उससे जो लाइट रेज निकल रही है, पहले उन पे देखो, ये निकल रही है, बहुत सारी लाइट रेज निकल रही है, तभी तो इमेज बनेगी, ठीक है भाई, इससे लाइट रेज निकल रही है। अब ये मत सोचना कि इल्यूमिनस है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसकी अपनी लाइट नहीं है, तो ऊपर एक बल्ब जल रहा था, ठीक है, ये बल्ब से लाइट रेज आ रही थी, तो इसकी लाइट रेज पहले इस पे जा रही थी बहुत सारी, फिर उनको ये तरह तरह भेज रहा था, ये डिफ्यूज हो सकता है, ये नहीं है, ठीक है। हाँ, एरो इससे देखो, वही तो होता है, बल्ब से लाइट आई, इस पे गिरी, इस पॉइंट पे,
इस पॉइंट पे गिर गए। अब ये पॉइंट कैसा भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। तो रेगुलर होगा तो सारी लाइट रेज कैसे जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगी इस पे टकरा के इस तरफ, क्योंकि ऐसे आएंगी वैसे जाएंगी। लेकिन मान लेते हैं इरेगुलर है तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। हाँ, इरेगुलर डिफ्यूज देखिए होता है वही, रेगुलर का उल्टा है इरेगुलर, तो कॉमन भाषा में इरेगुलर, साइंटिफिक भाषा में थोड़ा सा डिफ्यूज, है ना। तो मान लेते हैं अब ये इरेगुलर है, इसकी डायरेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में लाइट रेज चाहिए। तो अपन को ये करना है कि इसकी जो लाइट रेज नहीं, अब मैं जो बोलूं ना ऑब्जेक्ट से निकली हुई लाइट रेज, तो ऑब्जेक्ट से निकली हुई लाइट रेज का मतलब समझ सकते हो कौन सी लाइट रेज है। या तो वो ल्यूमिनस है तो खुद की, और नॉन ल्यूमिनस है तो फिर वो उधार लाई है। लेकिन अपन को मानना है यहां से निकल चुकी है आप, तो यहां से निकलने के बाद लाइट रेज मिरर पे टकराएंगी, टकराने दो। फिर मिरर पे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होंगी, अपन को रिफ्लेक्शन भी पता है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो इमेजेस जिस पॉइंट मिलेंगी, अब रिफ्लेक्शन के रूल्स होते हैं, ये यहां जाएगी, ये वाली टकरा के यहां जाएगी, ये वाली टकरा के यहां जाएगी, और ये वाली लाइट टकरा के यहां जाएगी, मान लो ऐसा होगा। तो अब ये जो लाइट रेज है ना रिफ्लेक्टेड, अच्छा ये पॉइंट था, इस पे 4 रेज भेजी थी मैंने, ये 4 रेज मिरर पे जाके टकराई थी, तो इनको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज, है ना। ये सुना है ना, अभी इस बात करने वाला हूं, इंसिडेंट रेज। और ये क्या कहलाएंगे नीचे जो आई है, रिफ्लेक्टेड रेज, है ना, इतना तो पता है बचपन से ही। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है अब वो जिस पॉइंट में मिलेंगी ना वहां बनती है इमेज। ऐसा है रूल कि रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट में मिलेंगी ना उस पॉइंट में इमेज, क्योंकि इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट से निकली थी वो था ऑब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट में मिलेंगी वहां बनेगी इमेज। तो ऐसा करने के लिए हमें कितनी रेज भेजने की जरूरत है, ध्यान समझना, मैथमेटिकली अगर समझो तो 2, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 2 पे ही मिल जाता है। मैं इसको थोड़ा पूरा मिटा के समझा रहा हूं फिर से, ये तो जस्ट इंटरप्रिटेशन था कि क्या क्या होता है वहां। अब देखो ये मिरर है, ठीक है, यहां एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से ढेर सारी लाइट रेज निकल रही है, मान लो, समझ गया ना, ढेर सारी लाइट रेज इससे निकल रही है। अब वो चाहे उधार की है अपनी है वो सेकेंडरी है, तो ढेर सारी लाइट रेज निकल रही है। तो मैं ढेर सारी लाइट रेज क्यों भेजूं, अगर मैं 2 ही लाइट रेज भेजूं, मान लो तो ये वाली भेजी एक, है ना, निकली थी ना ये वाली गई थी, मान लो इतनी सारी लाइट रेज जो बल्ब से आई उनमें से एक ऐसी गई, हाँ, और एक ऐसी गई, ये वाली, बस इतना ही काफी है, ऐसा कर लेते हैं, 2 गई है। अब ये वाली टकरा के कहां जाएगी, तो ध्यान से देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से जैसी आई थी वैसी जाएगी, सीधी गिर गई ना उस पर। और ये वाली कहां जाएगी, ये वाली यहां जाएगी, ऐसा हो जाएगा इसके साथ। हाँ देखो ये सुना है ना ऐसा वाला, देखो मैंने माना ये था मेरा ऑब्जेक्ट, यहां थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट है, तो अब इस ऑब्जेक्ट पे से बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी, मैं सिर्फ 2 ही ले रहा हूं। 2 क्यों ले रहा हूं वो अभी थोड़ी देर में समझाता हूं, लेकिन 2 ले ली, ठीक है। तो एक कौन सी ली जो ऐसी जाती है, सीधी, बिल्कुल सीधी जाती है मिरर की तरफ, ठीक है। तो इस पे अपन ने सुना है ना कि प्लेन मिरर पे अगर लाइट रेज ऐसी आती है तो ऐसी जाती है, ये सुना है ना। लेकिन अगर कोई ऐसी आती है तो सीधी ऊपर ही चली जाती है, बिल्कुल वही हो गया इसके साथ, वो लगा दिया। और सेकंड वाली जो थी उसके साथ ये वाला रूल लगा, ऐसे आए हो तो ऐसे जाओगे, वो इस पे लग गया, ठीक है। अब रूल क्या है इमेज का, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है उस जगह पे जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मिले, रिफ्लेक्टेड वाली। तो एक रिफ्लेक्टेड कौन है, ये रही, और एक रिफ्लेक्टेड कौन है, ये रही, ठीक है ना। पहले ये जो गई थी ये इंसिडेंट थी, और ये भी इंसिडेंट थी, ये नहीं, इंसिडेंट के बाद मिरर से टकरा के जो रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी वो जहां मिलेंगी वहां बनेगी इमेज। अब हमने कहा भाई साहब एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये थी, ये जा रही है इधर, इधर निकल जाएगी, और ये वाली इधर निकल जाएगी, इनका मिलना नाम, लेकिन मिलेंगी कहां मिलेंगी, देखो मिलाते हैं। अगर ये वाली रे पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड कर दें यहां, ठीक है, और ये वाली रे को भी बैकवर्ड एक्सटेंड कर दें, तो ये दोनों जरूर मिलेंगी यहां। और इमेजिन करो मिरर में अगर तुम इस बिंदी को देख रहे होते तो कहां दिखती है, बिल्कुल यहां दिखती है, ठीक। हाँ पूछो ना।
बेसिकली वॉल की, ये वॉल पे थोड़ी बन रही है या ग्लास की उस तरफ खाली हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। यही तो हैरानी की बात है। ये वर्चुअल है। अब एक और शब्द सीख लो, चलो बहुत अच्छे है। इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। मतलब ये रियलिटी में थोड़ी है, ये सिर्फ एक छाया है जिसको अपन कोई कहते हैं परछाई। हाँ, मिरर वर्ल्ड कह सकते हैं वही। तो जैसे तुम्हारे रूम में एक मिरर लगा है दीवार पे, समझ गए ना? तुम्हारे रूम में एक दीवार पे, पूरी दीवार पे एक मिरर लगा है, इमेजिन करो, ठीक है? तो जब भी तुम उस दीवार पे, उस मिरर पे देखोगे या उस दीवार पे देखोगे, तो तुम्हें उस मिरर के उस तरफ एक और कमरा दिखाई देगा, बिल्कुल सेम तुम्हारे कमरे जैसा दिखेगा। लेकिन रियलिटी में वहां कोई कमरा थोड़ी है। वहां हो सकता है खाली बाथरूम हो, है ना, कुछ खाली जगह पड़ी हो, प्लेग्राउंड हो शायद तुम्हारे घर का, कुछ भी हो सकता है उस तरफ। तो समझ पा रहे हो ना? दूसरे का घर हो, जैसे ये तुम्हारे घर की दीवार है, यहाँ पे दूसरे का घर है, सेकंड हाउस, ये तुम्हारा घर है, लेकिन तुमने फर्स्ट, है ना, तुमने इस वाली दीवार पे मिरर लगा दिया, तो ऐसा थोड़ी कि तुम्हारा ये पूरा कमरा इस पड़ोसी के घर में घुस जाएगा, है ना? इतनी सी बात है बस ये। हाँ, इस वाली लाइन का कौन सी वाली? ये वाली। ये तो इंसिडेंट है ना, इससे मतलब ही नहीं है। ऐसे तो फिर हमने इस वाली लाइन को भी इग्नोर कर दिया। इनसे नहीं, इनके टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड है वो जहां मिलेगी। जैसे एक और अब दे रहा हूं, तीसरा है ना, मैंने क्या बोला, दो ही काफी है। क्यों काफी है ना? देखो, दो रिफ्लेक्टेड रे काफी है। अगर मैं ये वाली रे नहीं बनाता, ये वाली नीचे वाली, तो क्या होता? मेरे पास ये वाली रे नहीं होती, तो मैं नहीं बता सकता था कि इस पॉइंट पे नहीं बनेगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये तो पीछे जाती जाएगी, मैं कह देता यहां बन जाएगी, तुक्का मार रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा ये वाली रे और पीछे ले जाके देखते हैं, और ये जब यहां मिली, अब श्योर हो गया भाई साहब, अब कहीं नहीं जाना। क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली है ना, इसको डॉट से ना शो करूं, ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों किसकी है तो इसी ऑब्जेक्ट की। यानी अब जो पॉइंट इनका इंटरसेक्शन का आएगा वो हमारी इमेज होगी। और सिर्फ इतने में तसल्ली मत करो, एक और एग्जांपल लो। मान लो एक लाइट रे ऐसी भी निकली थी, ऐसी वाली। अरे तीन में तीन तो निकलती है, वही तो बता रहा हूं। अपन अपना काम आसान करने के लिए दो लेते हैं, तीन पे देख लो। तीन पे क्या होगा? ये वाली होगी, ये टकरा के ऐसी जाएगी, जाएगी ऑलमोस्ट। और ये जब पीछे खींचोगे तो ये भी वहीं मिलेगी। तो अब से तुम अपना माथा फोड़ रहे हो, वो सारी लाइट दे रहा हूं, मिलना सबको वही है, श्योर है, ठीक है? हाँ, कितनी भी बना लो सब वही मिलेगी। अपन बहुत पहले प्रूव कर चुके हैं, तो अपन आज अपना काम मुश्किल नहीं करते, अपन सिंपल ही रखते हैं। एक पॉइंट से दो लाइट रेज निकालते हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा देते हैं, ठीक है? इतनी सी बात है। तो ये हो गई पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज। हालांकि इससे पहले मुझे तुम्हें दो चीजें बता देनी थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो लेकिन सबको आते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर भी एक दो बातें सीख लो। पहला, पहले मान लो वो वाला सीख लो, सेकंड वाला पहले सीख लो कि ये नॉर्मल होती है, ठीक है? एक प्लेन मिरर है, ये मिरर है, मेरा हाथ जो है वो मिरर है, तो इस पर कितनी नॉर्मल है बता सकता है कोई? अगर मेरा हाथ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये एक मिरर है, तो इस पर कितनी नॉर्मल है? हाँ, 1। और कोई जवाब? तीन भी गलत है, इनफाइनाइट नॉर्मल है इस पे। कैसे होती है नॉर्मल? यही कह रहा हूं ना, ये बारीक बातें सीख लो पहले। इनफाइनाइट नॉर्मल कैसे? ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। मेरा हाथ अगर एक कागज की तरह प्लेन सरफेस मान लिया जाए, तो इस पे जितने 90 डिग्री की लाइन खींची जा सकती, तो कितनी खींचोगे? जितने उस कागज पे पॉइंट है, हर पॉइंट पे एक सुई चुबा दो। वैसे हर पॉइंट पे एक नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल क्या होती है, उस पर 90 का एंगल बनाए सीधा। तो ये नॉर्मल डिसाइड कैसे करते हैं, समझ रहे हो पहले? तो सुनना ध्यान से क्या होता है। मान लो ये मिरर है, ये लाइट रे, ये जो मार्कर है ये लाइट रे है, ये मार्कर आया है इधर, तो मार्कर क्या है? इंसिडेंट रे, पता है ना? मार्कर है इंसिडेंट रे। फिर जिस पॉइंट पे मार्कर गिरा, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पॉइंट पे जो 90 डिग्री वाली लाइन होती है, उसको मान लिया जाता है अभी के लिए नॉर्मल, अभी के लिए, क्योंकि अभी उस पॉइंट पे बात हो रही है। अगर एक और लाइट यहां गिरी, यहां, तो ये नॉर्मल हो जाएगी।
क्लियर? तो नॉर्मल तो इनफाइनाइट है, आप किस पॉइंट पे अपनी लाइट को गिरा रहे हो, आपके काम की वही नॉर्मल रहेगी बस। तो पहले आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पहले आती है इंसिडेंट रे, फिर आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फिर आती है इस पॉइंट की नॉर्मल। एक एक करके समझ में आ रहा है? तो स्टेट बाय स्टेट चलना है। तो सबसे पहले क्या आती है? इंसिडेंट रे। वो कहीं से भी आ सकती है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं, जहां जाना वहां से आओ। इंसिडेंट रे, फिर वो जहां गिरी तो वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाता है। फिर उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो 90 डिग्री की लाइन होती है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, तो फिर थर्ड पे पहुंचते हैं। फिर ठीक है, फिर नंबर 4 पे क्या होता है पता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसका नाम आना चाहिए, उसके बाद आएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो फिर आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर 5th नंबर पे आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस एंगल को फॉलो करते हुए जो रे चलती है उसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। तो अब समझ में आ गया होगा कैसे एक एक करके चीजें आगे बढ़ती हैं ना, बहुत स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो दोनों रूल क्या है? अब दो रूल्स है। पहला रूल है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये है फर्स्ट रूल। इसको रटने में तो बहुत आसान है, इसको समझना मुश्किल होता है। समझो अब कैसे, ये क्या कहता है? सेम प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन, प्लेन होता है कोई 2D ऑब्जेक्ट, जैसे कि मेरा बोर्ड, ये प्लेन है जिसमें मैं लिख रहा हूं ना, वो इसका। वैसे तो मेरा बोर्ड 3D है क्योंकि यहाँ इसकी थिकनेस भी है, ये कोने में थोड़ी सी थिकनेस है, उसको इग्नोर कर दो। जो सामने दिख रहा है वो 2D है, ठीक है ना? इसके पास लेंथ है, इसके पास विड्थ है, ठीक, 2D है। तो ये मेरा प्लेन सरफेस है। तो जस्ट इमेजिन करो, है ना, ध्यान से जस्ट सोचना कि एक इंसिडेंट रे है जो मेरे बोर्ड के अलोंग आई। इमेजिन कर पा, बोर्ड के अलोंग आई, तो कौन से प्लेन में है? बोर्ड के प्लेन में है मेरी लाइट, ठीक है? और मान लो ये जो मैंने लाइन खींची नहीं, सच में मिरर है। इमेजिन करना है बस, ये मिरर है। तो ये जो नॉर्मल होगी ना, वो भी कहां ली जाएगी? इस बोर्ड पे ही ली जाएगी। ऐसा नहीं कर सकता, ये समझो, ऐसा नहीं कर सकता मैं ये ले लूं, ये थोड़ा बाहर की तरफ, ऐसा ये अलाउड नहीं है। बोर्ड पे जो लाइन होगी वही नॉर्मल होगी। और नॉर्मल कहां लेते हैं वो समझ में आता है तुम्हें? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो 90 डिग्री की लाइन है। तो ध्यान से सोचो, ये देखो फिर से, ये मान लो ये है, ये मिरर है, ये उंगली, तो ये मेरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला। तो तुम सोचोगे यही नॉर्मल हो सकती है, 90 डिग्री तो यही बना रही है, गलत। ये भी तो 90 बना रही है, ऐसे भी तो 90 बन रहा है ना, ऐसे भी 90 बन रहा है। देखो इन दोनों में जो एंगल है वो 90 है, समझ पा रहे हो? ऐसा एंगल भी 90 है, ये भी 90 है, सारे एंगल्स 90 है। इवन मैं पूरा 360 घुमा दूं इस पेन को, हर एक एंगल कितना है? 90। तो ऊपर 90 तो नीचे भी नॉर्मल बन जाएगी फिर से। लेकिन बात क्या हो रही है कि सिर्फ ये ऊपर और नीचे वाली को छोड़ के बाकी सारी तो इस बोर्ड के बाहर निकल गई ना, बोर्ड के बाहर। ये वाली अंदर घुस गई, ये पीछे, ये बाहर निकल गई। ये अलाउड नहीं है, बिकॉज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन। अगर इंसिडेंट रे बोर्ड के अलोंग आई है तो नॉर्मल भी इस बोर्ड के अलोंग ही होगी और रिफ्लेक्टेड भी बोर्ड के अलोंग होगी। ऐसा नहीं है कि लाइट रे आई बोर्ड के अलोंग, ऐसे आई और उठ के चल दी, ऐसे उठ गई, ऐसे बाहर निकल गई, उस तरफ चली गई, नहीं हो सकता है। वो इस बोर्ड के रास्ते पे ही जाएगी। अब वो जाने को जाए, यहां जाए, लेकिन जाएगी किसके रास्ते पे? बोर्ड के ही रास्ते पे। ऐसे ये बोर्ड से उठेगी नहीं, बाहर नहीं आएगी, अंदर नहीं घुस जाएगी बोर्ड के। फिर हाँ, फिर इंसिडेंट बहुत अलग हो जाएगा। देखो इसको ये पूछ रहा है इंसिडेंट रे बाहर से आई है, तो बाहर से इमेजिन करने के लिए मानो ये है इंसिडेंट रे, ऐसा तीर की तरह जा रही है, ये घुस गई बोर्ड में, ऐसे में गई है ना ये। तो पहले तो प्लेन समझो, प्लेन कौन सा है? प्लेन ये है, ये प्लेन सरफेस, ऐसा समझ पा रहे हो? ये तिरछा वाला, इसके अलोंग लाइट आई तो इसी के अलोंग जाएगी, ऐसी, समझ गए ना? प्लेन पहले डिसाइड कर लो, ये प्लेन सरफेस है मेरा, ये समझ पा रहे हो? तो ऐसा, ये बना तो बोर्ड का प्लेन सरफेस है, ये बोर्ड का प्लेन सरफेस रहता है, ये नहीं, इससे तिरछा है थोड़ा, तो प्लेन सरफेसेस बहुत हो सकते हैं। जैसे एक और प्लेन बताता हूं, ये बोर्ड को मैंने उठा दिया, ये नया प्लेन सरफेस हो गया, ठीक है ना? ऐसा है, ये पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया,
ये अलग प्लेन सरफेस है, ठीक है ना। तो इस पे इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है, इसके अलोंग, और फिर रिफ्लेक्ट होके इसी के अलोंग जाएगी। नॉर्मल भी यहीं कहीं होगी या ऊपर होगी, जैसे बनानी है, ठीक है ना। तो ये होता है। तो बोर्ड से समझो पहले तो कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। नेक्स्ट है सिंपल। फिर सिंपल है, जब एक बार कह दिया सेम प्लेन तो फिर तीनों लाइन एक ही प्लेन पे है। अगर ये इधर है तो ये भी इधर ही है और ये भी इधर ही है। फिर एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, फिर तो इजी है कहना। हालांकि बराबर होता है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इजी है समझ पाना। तो दो होते हैं रूल, दोनों एक साथ समझ लिए। इन दो रूल्स को फॉलो करते हुए अब हम सारी की सारी इमेजेस बना सकते हैं। प्लेन मिरर वाली बना चुके हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की, अब बनाएंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए 524, बस 5 मिनट और कर। तो ये मिरर ले लो। अब एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लो। ये एक आदमी है, मान लो ये जो ऊपर है ये इसकी मुंडी है, एरो, और ये उसके पैर है, ठीक है। तो अपन को थोड़ा सा इजी बनाना पड़ेगा इस डायग्राम को। तो ये आदमी खड़ा है, मान लो, है ना, ऐसा। अब इसकी इमेज बनानी है उस तरफ मिरर में, ठीक है। तो इमेज कैसे बनेगी, किस तरह दिखाई देगी, ये देखो। तो पहले हमने मुंडी ले ली। अब इसकी खुद की लाइट बनी, तो मान लो ऊपर बल्ब जल रहा था, उससे लाइट टकरा के इसकी आ रही थी, उनको भूल जाओ। इसके सिर से टकराने के बाद लाइट एक ऐसी गई, मान लो ये ऐसी पूरी बना दे। फिर से हम सबसे सिंपल वाली लेंगे, एक ये गई ऐसे, और एक ऐसे चली गई, मान लो इधर, ठीक है। ये सिर से दो लाइट रेज ले ली, लेकिन सिर्फ सिर की लाइट रेज लेने से थोड़ी काम चल जाएगा। तो हमने पैर की भी ली, हालांकि यहाँ बीच में इसकी कमर है, उसकी भी लेनी पड़ेगी, लेकिन हमने कहा नहीं, अगर सिर और पैर की मिल गई तो बीच वाला हिस्सा वहीं कहीं आएगा, ऐसे समझ गए हम। तो हमने दो ही ली। अब इसकी पैर की इमेज कैसे ली, एक सीधी भेज दी ये, ठीक है ना, और एक फिर से ऐसी भेज दी कहीं कहीं भी। तो पहले सिर की इमेजेस बना लें। तो सिर से टकरा के ये जो लाइट रे ये तो ऐसी लौट जाएगी जैसी गई थी, और दूसरी वाली इस पॉइंट पे टकराई तो कहां जाएगी, यहां कहीं जाएगी ऐसे लगभग, ठीक है ना। तो ये हो गई सेकंड। अब सिर की इमेज क्या बनेगी, तो देखो यहां कहीं बन जाएगी। तो ये बन गया इसका हेड। अब हेड को यही रख लो। पैर की कहां बनेगी, तो देखो ये जो लाइट रे गई थी ये इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, और ये जो लाइट रे गई है ये यहां कहीं रिफ्लेक्ट होगी इस तरह, रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करते हुए। तो ये दोनों कहां मिलेंगी, ये ऐसे मिलेंगी कहीं पीछे, देखो। तो लगभग यहीं कहीं सेम जगह पे मिलेंगी। तो है ना, प्रॉपर डायग्राम घर पे बनाना समझ जाओगे। प्रॉपर डायग्राम का मतलब क्या है, ये एंगल्स बराबर आए घर पे, इधर जो एंगल है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल नाप सकते हो, और सेम यहाँ पे एंगल नापने की जरूरत है, समझ गए। एक सिर पे से और एक एंगल बराबर हो तो बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बनेगा। तो इससे हम देख पाएंगे यहाँ पैर बन रहे हैं, तो सिर और पैर मिल गए, इनको जोड़ लो, और सिर जहां है वहां सिर बना लो, जहां पैर है वहां पैर बना लो। तो आदमी की इमेज कुछ ऐसी बनेगी। तो ध्यान से देखो, ऐसे के ऐसे आदमी को तुम बिल्कुल वैसा ही सीधा का सीधा देखोगे उस तरफ। और जब तुम करोगे ये सब, ध्यान से सुनना, घर पे जो एक्सपेरिमेंटल बात है तुम खुद से प्रूव करोगे ज्योमेट्री की मदद से। ज्योमेट्री की मदद से, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड मोस्ट मतलब जो प्रायोरिटी है वो फिजिक्स। देखो क्या बोलेगी, क्या करना। अब फिर से मैं सिखाता हूँ थोड़ा डायग्रामेटिकली, तो पकड़ पाओगे कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ और जो तुम रियल में ऑब्जर्व करते हो, और मैं क्या बोल रहा हूँ, फिजिक्स बोल रही है, वो रियल है, मतलब सिर्फ तुक्के नहीं है, वो लॉज के अकॉर्डिंग ही है सब कुछ। तो जो हमने आज तक डिस्कवर किया साइंटिस्ट लोगों ने, वो बिल्कुल रियल हो रहा है। क्या करना, क्या है, ये आदमी जो बनाओगे ना तुम, आदमी नहीं है, कुछ भी है, पेन पेंसिल कुछ भी मान लो, एक्सटेंडेड होना चाहिए, बिंदी बराबर ना हो, छोटा सा ये है। तो इसको क्या करना पता है, इसको नाप के बनाना इसकी कुछ दूरी पे। ये वाली लाइन वैसे भी तुम्हारे काम आनी है पैर की इमेज बनाने के लिए, तो ये नाप ही लेना, ड्रॉ ही कर देना। और क्या ही ड्रॉ करना, पेज पे बनाओगे ना, तो पेज पे तो वैसे ही बहुत सारी लाइन होती है, एक कोई सी लाइन पकड़ लेना, उधर ये आदमी खड़ा है और मिरर बहुत लंबा है, बस सिंपल। लेकिन मेन चीज है, ये तुमने डिस्टेंस नाप ली सपोज 10 सेंटीमीटर, फिर कहीं भी पहली लाइन तो सीधी भेजनी है स्केल से ही। तो ऐसा भी करना कि ये जैसे एक लाइन पे इसके पैर माने, एक किसी लाइन पे सिर मारना, तो सीधी सीधी लाइन खींचना तो आसान हो गया, ये वाली सीधी लाइन खींच लोगे, ठीक है। और वो टैन, इसका मतलब नहीं है मतलब आपको वो खत्म, टैन की होगी वो तो सही है, लेकिन अब यूज नहीं है टैन। अब क्या यूज में आएगा ये देखना है।
ये कर लिया। एक लाइन जहां मन करे वहां खींच देना। इस लाइन के साथ लेकिन मेन चीज क्या करनी है, एंगल सही से नापना है। तो इस लाइन पे फिर सीधे परपेंडिकुलर डालना, इसी पॉइंट पे ध्यान से 90 डिग्री, इसी पॉइंट पे 90, प्रोटेक्टर भी चाहिए, या मैं कंपास से कर सकूं, कंपास से कर लेना आना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे एंगल डालना है, ये इसी लाइन पे आएगी उतने ही एंगल से। तो जितने ये सही से किया, फिर सेम पैर के साथ, पैर के लिए ये लाइन तो मिल गई, दूसरी वाली जहां मन करे वहां भेज देना, जहां मन करे, बस एंगल सही नापना। तो ये जहां भी जाए एंगल सही होना चाहिए। अगर ऐसा तुम करोगे तो जहां पर तुम्हें इमेजेस मिलेंगी, मान लो यहां मिल रही है ये, तो तुम हैरान हो जाओगी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी भी कितनी होगी, और ये तुम्हारे डायग्राम में हुई है। और रियल में भी यही तो होता है। कभी देखना, मिरर से नाक चिपका के खड़े हो जाना अपनी, ये मिरर पे अपनी अपना थोबड़ा तो नहीं चिपकेगा, नाक चिपक जाएगी, वो चिपका लेना, तो मिरर पे भी चिपक जाएगी उस तरफ से। तुम पीछे आना, वो तुम भी ये भी पीछे जाएगी, तुम जितना पीछे आओगे वो एग्जैक्टली उतना ही पीछे जाएगी। और इसके कई और प्रूफ है। मान लो ये मिरर फिर से तुम्हारे कमरे की दीवार पे लगा है, पूरी दीवार पे, तो उस तरफ जो कमरा दिख रहा होगा ये वर्चुअल कमरा, ये वर्चुअल है और ये रियल कमरा है। तो रियल कमरा और वर्चुअल कमरा सेम साइज की दिखेंगे, ऐसा नहीं है बड़ा दिखेगा अंदर वाला या छोटा दिखेगा। इट इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज, और उसका प्रूफ ये तुम्हें ज्योमेट्री से मिलेगा। ठीक है ना। तो आ गई ये सारी कहानियां समझ में आज की। बहुत अच्छे। तो आज इतना ही, ध्यान से लेकिन इतना पार्ट रिवाइज करो बुक से। अगर बुक नहीं है तो फोटोज मंगाओ, है ना, ग्रुप के अंदर। तो इतना पार्ट रिवाइज करो। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो आएगी ना बुक में, वहां तक का हो गया है। इसके बाद कल अपन देखेंगे फिर कर्व्ड मिरर। ये प्लेन मिरर था, अब कल आएंगे कर्व्ड मिरर, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स। एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं क्योंकि नॉलेज तुम्हें पूरी हो गई है लाइट के बारे में, अब सिर्फ रूल्स बताने हैं। ठीक है, तो कल मिलेंगे। आज वाला पूरा वीडियो रिवाइज कर लेना प्लस टॉपिक रिवाइज कर लेना। ठीक है, बाय।